सुबह का वक्त था, सब नाश्ता करने बैठे थे। जहांदाद भी डाइनिंग टेबल पर सबके साथ आकर बैठ गया था। सबूर लगी जहांदाद को नाश्ता करवा रही थी। जवेरिया और हुरिया साथ बैठी थी। ताशा मन्नत के साथ बैठी थी। जाबिर भी ताशा के साथ बैठा था। फलक आज नाश्ता करने नहीं आई थी। जाबिर ने नाश्ता करके जल्दी जल्दी एक प्लेट में फलक के लिए नाश्ता लिया और उसके कमरे में चला गया। हुरिया महज अपने चाचू को घूर कर रह गई थी। बस आप भी बैठ जाएं सबूर, नाश्ता करें आप खुद भी। जहांदाद ने सबूर को हाथ के इशारे से और खिलाने से मना किया। वो मुस्कुराकर चेयर खिसकाकर खुद भी बैठी थी। पापा, उस दिन की तमाम कवरेज और वो पूरा खुलासा हम आज ऑन एयर करने वाले हैं। हुरिया ने बाप की सिम देखकर उसे आगाह किया। गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा करते हैं, आज फिर मैं भी चलता हूँ ऑफिस। जहांदाद ने पुरसोच अंदाज में कहा। नो पापा, आपको सख्त बेड रेस्ट की ज़रूरत है। कोई ज़रूरत नहीं आपको ऑफिस चलने की। हुरिया ने फ़ौरन मना किया। पर बेटा, जितना बेड रेस्ट होना था हो गया। जहांदाद ने चिढ़ते हुए लहजे में कहा। आर यू सीरियस डैड? कल ही आपको हॉस्पिटल से लाए हैं हम, और आज आप कह रहे हैं कि हो गया बेड रेस्ट। हुरिया ने तेवरी चढ़ाकर कहा। ओके ओके दादी अम्मा। जहांदाद उसके तासुरात देखकर हंसा था। भाई, आपकी तबीयत कैसी है अब? जरताशा ने मुस्कुरा कर पूछा। मेरा बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब तो। जहांदाद ने भी मुस्कुरा कर जवाब दिया। भाई, बस अल्लाह मियाँ आपको सेहत दे। हमारा तो आपके अलावा और कोई बड़ा नहीं है। ताशा ने मोहब्बत से कहा। आमीन मेरा बच्चा, बस मेरी दुआ है कि आप सब भी हमेशा खुश रहो। उसने शफकत से कहा। बड़े बाबा, मन्नत ने जहांदाद को पुकारा। जी मेरा बच्चा, कहो। जहांदाद ने मुस्कुरा कर पूछा। उसके सामने बैठी छोटी सी मन्नत हूबहू जाना की कार्बन कॉपी थी। बड़े बाबा, आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ, फिर मुझे आइसक्रीम खिलाने ले जाना। ओके, बस मैं ठीक हो जाऊं तो फिर डन है। जहांदाद ने उसे तकते आंखों में ढेरों मोहब्बत लिए कहा। ओते, मैं फिर बाबा पास जा रही हूँ। बाबा, हम चलते हैं। अल्लाह हाफिज़। हुरिया और जवेरिया ने चेयर से उठते हुए कहा। ओके, अल्लाह हाफिज़, ध्यान से जाना। जहांदाद ने नरमी से कहा। जरताशा को भी मन्नत घसीट कर ले गई थी। डाइनिंग टेबल पर बस वो दोनों ही रह गए थे। जहांदाद ने एक नज़र उसे देखा जो नाश्ता करने में मगन थी, या जहांदाद को दिखा रही थी कि उसकी तवज्जो उसकी तरफ नहीं है बिल्कुल। कितना खाओगी? मोटी हो जाओगी तुम। जहांदाद ने उसे तंग करना चाहा। कोई बात नहीं, इतनी मोटी हूँ, थोड़ी और हो जाऊंगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। फलक ने मुंह बनाते हुए कहा। कहाँ से मोटी हो? इतनी तो स्लिम, स्मार्ट। और जहांदाद ने उसे तकते हुए आखिर में शरारत से लब दबाए। और क्या? जहांदाद उसके पूछने पर थोड़ा सा उसकी तरफ खिसका था और आंखों में नाचती शरारत को दबाते हुए सरगोशी नुमा आवाज़ में कहा। और हॉट हो। उसने आंख दबाकर कहा। अल्लाह तौबा, बिल्कुल भी शर्म नहीं है आपको। कैसी बातें करते हैं, अपनी उम्र का ही थोड़ा सा लिहाज कर लें। सबूर का मुंह उसकी बात पर यकदम खुला था। गाल हया से गुलनार हुए। जरताशा फलक के पास बैठी थी। वो नोट कर रही थी कि फलक कल रात से खासी खामोश खामोश सी है। उसने पहले सोचा कि उससे पूछे कि उसे हुआ क्या है, पर वो बताए या ना बताए, ये सोचकर उसने ना पूछा। काफ़ी देर बाद सबूर आई थी और उन दोनों को अपने साथ गार्डन में ले आई। जो सवाल पूछने से ताशा हिचकिचा रही थी, वो सवाल सबूर ने बड़े आराम से पूछ लिया। क्या हुआ? इतनी खामोश क्यों हो तुम दोनों? साबूर ने उसे तकते हुए मुस्कुरा कर पूछा। नहीं, खामोश तो नहीं है, बस मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। उसने ज़बरदस्ती मुस्कुराहट लबों पर सजा कर कहा। कोई टैबलेट दूं? ताशा ने पूछा। नहीं ताशा, इसकी ज़रूरत नहीं है यार। फलक ने उसकी तरफ रुख करके मोहब्बत से मुस्कुरा कर जवाब दिया। सही। ताशा ने होले से कहा। तुम दोनों कुछ बताओ ना मुझे अपने बारे में। सबूर ने खामोशी छाते देख बात का आगाज़ करना चाहा। फलक पहले बताएगी, ताशा ने मुस्कुरा कर कहा। मैं क्या बताऊं अपने बारे में? उसने गुमसुम से लहजे में कहा। अपनी फैमिली के बारे में बताओ, अपने बारे में बताओ कि क्या करती थी, क्या करती हो। सबूर ने चहक कर कहा। फैमिली? वह तमस्कर से हंसी थी। क्या हुआ, बताओ ना। ताशा ने उसको हिलाया। मुझे नहीं याद मेरी फैमिली। मैंने जब होश संभाला तो मैंने खुद को एक दारुल अमान में पाया। वहीं सिसकते चेहरों को देखकर बड़ी हुई और फिर एक दिन खुद वही सिसकता चेहरा बन गई। जिंदगी ने बड़े कड़े इम्तहान लिए और आज भी शायद ले रही है। कभी मेरी ज़ात पर रखकर इम्तहान लिए जाते हैं और कभी किसी दूसरे मासूम को सरापा इम्तहान बनाकर ये कुदरत मेरे सामने पेश कर देती है। उसने अपनी आखिरी बात पर ताशा की तरफ देखकर उदास लहजे में कहा। ताशा हैरत से उसे देख रही थी। सबूर के भी कुछ वैसे ही हाल थे। अब ताशा बताएगी। फलक ने नमी धकेल कर मुस्कुरा कर कहा।
मैं छोटी सी थी तो अब्बा का इंतकाल हो गया था और फिर अम्मा का भी हो गया। फिर जाना आपी और जहादाद भाई मुझे यहाँ ले आए और फिर सारी ज़िंदगी हुरिया, जवेरिया और जाबिर के साथ गुजरी। कभी लड़ते झगड़ते तो कभी खेलते कूदते और पता ही ना चला कि कब हम इतने बड़े हो गए। ताशा होले से मुस्काई। वो तीनों एक साथ मुस्कुराई थी। फलक ने बगौर ताशा के चेहरे को तका, जहाँ जाबिर खानजादा के लिए उसके चेहरे से इश्क की शुआएं फूट रही थी। वो उसे तकती लब भींच गई। आप भी बताएं कुछ, ताशा ने सबूर से पूछा। मैं भी छोटी सी थी, मम्मा बाबा की डेथ हो गई और मेरे एक बड़े भाई हैं जिनको मैं याद नहीं आती। सारी जिंदगी दादी और चाची के साथ गुजारी, बस और क्या, उसने मुस्कुरा कर कहा। वो दोनों उसे देखकर मुस्कुराई थी। तीनों ही माँ बाप के साए से महरूम थी। तीनों ने ही कुछ ना कुछ सरवाइव किया था। हम तीनों की कहानी एक जैसी है, ताशा ने मुस्कुरा कर कहा। अल्लाह ना करे कभी हम तीनों की कहानी एक जैसी हो, फलक ने यकदम कहा और बिना ताशा की मजीद कोई बात सुने वहां से उठकर चली गई। ताशा और सबूर महज एक दूसरे को देख कर रह गए। पूरी रात ताशा की रोते रोते गुजरी थी। जाबिर का सर शिद्दत से दर्द कर रहा था। पूरी रात वो उसकी फिक्र में हलकान होता सो नहीं पाया था। अभी अभी उसने रोने का शुगल बंद किया था और चेंज करने गई थी। उसको चेंज करते जाता देख जाबिर कुछ पुरसकून हुआ था। वो लेटा हुआ था पर उसकी आंख लग गई शायद। पूरी रात ना सोने की वजह से नींद का गलबा शिद्दत से उस पर तारी था। जरताशा जो वॉशरूम से चेंज करके निकली थी, उसे सुकून से सोता देख उसका दिमाग खराब हुआ था। वो गुस्से में उसके पास आई और सर उसके कान के पास लाकर शिद्दत से चीखी थी। जाबिर यकदम हड़बड़ा कर उठा था। उसे अपने सर पर खड़ा देख पूरी सूरत हाल समझने की नाकाम कोशिश करने लगा। क्या है, चीख क्यों रही हो? जाबिर ने नींद से भरी आंखें बमुश्किल वाह करके उससे उसके चीखने की वजह दरियाफ्त करना चाही। तुम सो कैसे सकते हो? जाबिर, ये शादी तुम्हारी ही वजह से टूटी है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, समझे तुम? वो उस पर चीखी थी। मेरी वजह से? क्या बकवास कर रही हो? मैं तो यहाँ पर था भी नहीं, जाबिर भड़का था। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, पर मेरी एक बात याद रखना, तुम अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। तुम मेरे नाखूनों तक को नहीं छू पाओगे, वो जहरीले लहजे में कहती जाबिर खान का पारा एकदम हाई कर गई थी। समझती क्या हो तुम खुद को? कहीं की हूर परी लगी हो कि मैं तुम मोहतरमा के इश्क में गोडे गोडे डूबा मरा जा रहा हूँ। अरे मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ और मैं उससे ही शादी करूँगा। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे नाखून तक की भी रसाई। वो गुस्से से गरजा। एक क्या, दो से मोहब्बत करके शादी खड़का लो, मुझे नहीं पड़ता कोई फर्क, पर मुझसे दूर रहना। वो उसे उंगली दिखाकर वार्निंग देती कमरे का दरवाजा खोल जहालत से बंद करती उसे बाहर निकल गई और जाबिर महज अपना सर हाथों में थाम कर रह गया। उसके बाद जाबिर ने कई बार ताशा तक पेशकदमी करना चाही, पर उसके दिमाग का फतूर ना मिटा। यहाँ तक कि वो लोग कराची से पेशावर चले गए, पर ताशा ने खुद को जाबिर से बिल्कुल गाफिल करके रखा। जाबिर हर पल उस पर शोक जुमले कसता और जवाबन जहरीले वार उसका दिल तक छलनी कर जाते। जाबिर को याद आया था वो वक्त जब ताशा कहा करती थी कि वो भी किसी से मोहब्बत करेगी, उसका पार्टनर जिसे वो ना चाहते हुए भी चाहने लगेगी, मोहब्बत करने लगेगी। पर हर बार जाबिर खान उसकी बात पर कहकहा लगाकर ये कहकर टाल देता, ताशा मोहब्बत नहीं होती, ये तो महज एक लफ्ज़ है जो हर एक की ज़ुबान पर है। और ताशा उसे घूर कर रह जाती महज। ताशा और जाबिर की शादी को 2 साल होने को आ गए थे। अब तो लोगों ने भी बातें बनाना शुरू कर दी थी। चंद औरतें तो ताशा को बांझ होने का ताना भी दे गई थी और ये सब जाना के सामने हुआ था। वो कैसे अपनी लाडली बहन को दूसरों के तानों के लिए छोड़ जाती। जाना का 7वां महीना चल रहा था और उसने ये बात उसी वक्त ताशा और जाबिर को कह दी थी कि चाहे उनके यहाँ बेटा हो या बेटी, वो उन दोनों को देंगी। जाबिर को जब इस बात का पता चला तो उसने ताशा की तरफ एक बार फिर कदम बढ़ाने चाहे, पर सामने खड़ा वजूद दिल की बजाय पत्थर लिए फिर रहा था। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? लोग किस किस्म की बातें कर रही हैं, अंदाज़ा है तुम्हें? जाबिर ने तंग आकर कहा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वो संजीदगी से कहती उसे आग लगा गई थी। सही जा रही हो तुम, करो अपनी ज़िंदगी ख़राब और मेरी भी, तब जाकर सुकून आएगा तुम्हें, जाबिर ने सर्द लहजे में कहा था। हाँ तो तुम वैसे भी तो अपनी पसंद और अपनी मोहब्बत को ही लेकर आओगे ना, उसने उसे देख शादी की अगली सुबह कही। उसकी बात लौटाई थी उसे। ऐसे तो तुमने भी कहा था कि तुम्हें उस लड़के से बहुत मोहब्बत है। अगर मैंने ये कह दिया मुझे किसी से मोहब्बत है तो इतनी तकलीफ किस बात की है तुम्हें? जाबिर ने उसे जांचती नज़रों से कहा। मेरी जूती को भी परवाह नहीं, समझे?
ہاں ہے مجھے اس سے محبت، اور آج بھی ہے، وہ تنفر سے کہتی اٹھی تھی کہ جابر نے کلائی سے کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا تھا۔ اگر تم یہ سمجھ رہی ہو نا کہ اس قسم کی بکواس کر کے تم مجھ سے رہائی حاصل کر لو گی تو ایسا کبھی نہیں ہوگا، تم ہمیشہ اس رشتے میں قید رہو گی۔ دوسری شادی تو اب میں کر کے ہی رہوں گا۔ وہ اس کو جھٹک کر چیخا تھا، جو کرنا ہے کرو پر مجھ سے دور رہو۔ وہ حقارت سے پر لہجے میں کہتی جابر خان کا چہرہ غصے سے لال کر گئی تھی۔ بھاڑ میں جاؤ، پاگل بنا کر رکھ دیا ہے تم نے۔ کیوں نہیں سمجھ آتی تمہیں یہ بات کہ میری وجہ سے نہیں لوٹی تھی تمہاری بارات؟ مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ تمہاری شادی ہے۔ وہ غصے سے پاگل ہوتا چیخا تھا۔ ایک پل کو تاشا سہمی تھی۔ جابر خان طوفان بنا اٹھا تھا اور کمرے میں موجود ہر چیز تہس نہس کر گیا تھا۔ تاشا اسے غصے میں دیکھ کر یکدم منظر سے ہٹ گئی تھی، پر جابر جو شاید ہر بات سہ لیتا، پر جو وہ کہہ رہی تھی روز اول سے، وہ سب اس کی مردانہ انا پر کاری ضرب کی مانند لگ رہا تھا۔ منت کو ایڈاپٹ کرنے کے بعد زندگی کچھ سہل ہو گئی تھی۔ وہ بچی بڑی ہونے لگی تھی اور وہ لوگ اس کے ہی خیال سے بدمزگی پیدا نہیں کرتے تھے۔ بظاہر تو سب کچھ نارمل تھا، پر حقیقتاً ان کے بیچ کچھ بھی نارمل نہیں تھا۔ جابر فلک کے پاس گیا تھا۔ وہ اسے انکار کر دینا چاہتا تھا، پر کچھ دنوں پہلے اس کے کچھ ٹیسٹ ہوئے اور وہ رپورٹس پڑھ کر جابر شوق کی کیفیت میں بیٹھا تھا۔ فلک کو کینسر تھا۔ وہ چاہ کر بھی اسے مزید کوئی تکلیف دینے کی ہمت نہ کر پایا۔ جابر نے غور سے فلک کو دیکھا تو وہ اسے پہلے سے کچھ کمزور لگی۔ وہ فلک کو ہاسپٹل لے کر گیا اور اس کا علاج شروع کرایا۔ اس نے یہ بات فلک تک سے چھپانا چاہی تھی، پر وہ بچی نہیں تھی، ہر چیز سمجھ رہی تھی۔ وہ خاموش تھی، اس نے کچھ نہیں کہا۔ اپنی بیماری میں وہ اس قدر کمزور ہو گئی تھی کہ اس کا چہرہ دیکھ اسی فلک کا گمان ہوتا تھا جسے وہ دارالامان سے لایا تھا، پر اللہ کا شکر تھا کہ اس کی بیماری پہلے سٹیج پر تھی۔ وہ اس قدر تکلیف میں رہتی تھی کہ کبھی کبھی تو اس کا تکلیف کی شدت سے چیخیں مار کر رونے کو دل کرتا۔ جابر چاہ کر بھی اس کا ویسے خیال نہیں رکھ پا رہا تھا جیسے اسے رکھنا چاہیے تھا، پر وہ پھر بھی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے فلک کے لیے کیئر ٹیکر ہائر کی تھی جو ہر پل اس کے ساتھ رہتی۔ 6 سال وہ اس بیماری سے لڑ کر اسے ہرا کر جیت پائی تھی، اور اس کے ٹھیک ہوتے ہی اس نے جابر سے پوچھا تھا، تم مجھ سے نکاح کب کرو گے؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ جب تم کہو، اس نے نرمی سے کہا۔ آج کر لیں؟ اس نے اس وجیح شخص کو دیکھ کر کہا۔ ہاں، جابر کے حلق میں ایک پھندا سا اٹکا تھا۔ پھر مجھے کپڑے لا دو، مہندی اور پھول بھی لا کر دینا، بالوں میں لگاؤں گی، اس نے مسکرا کر کہا۔ اس کا چہرہ خوشی سے نہ جانے کتنے عرصے بعد جگمگا اٹھا تھا۔ میں لے کر آتا ہوں سب، جابر کہہ کر نکل گیا تھا۔ پھر جابر نے اس کی خوشی کے مطابق بہت اچھے سے سب کچھ سیٹ کیا، لاؤنج میں ہی تھوڑا بہت ڈیکوریشن کروایا۔ عروسہ اور اریشما بھی آئی تھیں اور اس نے مزید چند لوگوں کو بلا لیا۔ نکاح بخیر انجام پایا۔ تمام لوگ ڈنر کرنے کے ساتھ گھر سے چلے گئے تو جابر فلک کے پاس آ بیٹھا۔ میری مہندی کیسی لگ رہی ہے؟ فلک نے بڑی چاہت سے پوچھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہے، جابر نے مسکرا کر اس کے ہاتھ تھامے۔ شکریہ، فلک نے دھیرے سے پلکوں کی چلمن گرا کر کہا۔ کس لیے؟ میری زندگی میں میرے محرم بننے کے لیے، ایک ایسا مرد بننے کے لیے جس نے میری حقیقت جانتے بوجھتے ہوئے بھی مجھے قبول کر لیا، میری ہر مشکل میں میرے ساتھ کسی سائے کی مانند کھڑے رہنے کے لیے۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ جو مجھے ملا ہے وہ حقیقت ہے یا خواب۔ وہ چہرے پر جگنوؤں سی چمک لیے بولی، تم جانتی ہو مجھے اپنا آپ خوش نصیب لگ رہا ہے۔ تم میں کوئی کمی نہیں، کوئی خامی نہیں، تم پرفیکٹ ہو اور ایک بہت اچھی اور صاف دل کی مالک لڑکی ہو جسے پا کر خود کو معتبر محسوس کر رہا ہوں میں۔ جابر نے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر محبت سے کہا۔ وہ اس کی بات پر یکدم نظریں جھکا کر مسکرائی تھی اور یکدم ہاتھ گھما کر اس کے منہ پر مارا۔ چل جھوٹے، اس نے لب دبا کر اسے دیکھا تھا۔ جابر تھپڑ پڑنے کی وجہ سے غصہ دبانے کی کوشش میں تھا، پر پھر خود کو کمپوز کر کے اس نے فلک کے ہاتھ تھامے۔ فلک، مجھے غلط مت سمجھنا، پر میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، جابر نے تھوک نگل کر کہا۔ چھن سے خوابوں کا محل ٹوٹا تھا۔ اپنی وقت سمجھ میں آ گئی تھی۔ دل یکدم چھلنی ہوا، آنکھوں میں ہلکی سی نمی نمودار ہوئی۔ مذاق کر رہے ہو؟ ایک آس لیے پوچھا گیا۔ نہیں، میں اتنی بڑی بات ایسے موقع پر مذاق میں کیوں کہوں گا؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ ایک آنسو بائیں آنکھ سے لڑک کر گرا تھا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ محض تمہیں اپنے نکاح میں لیا ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ میری تو ویسے ہی زندگی برباد تھی جابر، تم نے کسی اور کی بھی کر دی برباد، اس نے سرد لہجے میں کہا۔
फलक मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे की अपनी कमिटमेंट नहीं तोड़ सकता था। जाबिर ने उसके हाथ थाम कर कहा, काश तुम ये कमिटमेंट तोड़ देते तो किसी और का दिल टूटने से बच जाता। उसने नम आवाज में कहा और उसके हाथ से अपना हाथ आज़ाद कराती उठकर खुद को कमरे में बंद कर गई थी। जाबिर खान के बहुत आवाज़ देने के बावजूद भी उसने दरवाज़ा नहीं खोला। वो वहाँ से घर वापस आया था। जरताशा मन्नत को ड्राइंग करवा रही थी। वो खामोशी से उनके पास बैठा था। मन्नत ने खुशी से चहक कर जाबिर को अपनी ड्राइंग दिखाई। जाबिर ने मोहब्बत से उसकी बनाई ड्राइंग को सराहा और फिर मन्नत को ऊपर अपने रूम में जाने का बोला। वो सरस बात में हिलाती अपने कमरे में चली गई थी। ताशा भी उठने लगी थी कि यकदम उसे जाबिर खान ने बताया कि उसने दूसरा निकाह कर लिया है। वो ये सुनकर बहुत चीखी, बहुत चिल्लाई, पर जैसी सर्द मोरी की चादर इतने सालों से जरताशा ने खुद पे ओढ़ी थी, आज वही चादर जाबिर खान भी ओढ़ गया। जरताशा का सिसकता वजूद उसे दुख और तकलीफ दोनों दे रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। उसने जरताशा को बता दिया था कि वो फलक को ले आएगा कुछ दिनों में यहाँ। जरताशा ये बात सुनकर और भी ज्यादा चीखी थी। उसकी आहें और सिसकियां खान हवेली के दरो दीवार हिला गई थी, पर अब शायद कुछ नहीं हो सकता था, कुछ भी नहीं। वो सब लाउंज में बैठे थे। सामने लगे स्मार्ट टीवी की स्क्रीन रोशन थी। टीवी के रंगीन पर्दे पर नशर होने वाले प्रोग्राम को सब बहुत खामोशी से बैठे देख रहे थे। पूरे लाउंज में गहरा सकूत छाया था। आवाज़ थी तो महज टीवी से आती जहांदाद की टीम मेंबर की। अली मंजर पर खड़ा तमाम वाक़यात की आगाही दे रहा था और साथ ही साथ एक तरफ उस दिन हुए वाक़ये की कुछ रूटीन नशर हो रही थी। जी तो नाजरीन, हम आपको आगाह करते चले कि ये लोग जो मंजर पर बड़े सादा और सीधे बनते हैं, उनकी हकीकतें कुछ और ही होती हैं। हमें अपने ज़राए के मुताबिक इन तमाम लोगों के, उनके पूरे गैंग का पता चला। पहले पहल तो हम तमाम लोग भी हैरत ज़दा रह गए थे कि क्या ये वाकई हकीकत है। पर इस गैंग पर हमने एक ऐसा लंबा अरसा रिसर्च के बाद ये अंदाज़ा लगाया कि जो कुछ हमें बताया गया था, किस्सा तो उससे बहुत आगे का है। जो हम बज़ाहिर देख रहे थे, बात उससे बहुत आगे की थी। चलिए आइए आप लोगों को उस दिन की चंद कैमरे की आंख में कैद हुई मनाजिर दिखाएं। शो एंकर अली ने जज्बातियत से पुर लहजे में कहा। जहांदार जो सोफे पर बैठा संजीदगी से तमाम मनाजिर देख रहा था, उसने हल्की सी निगाह तिरछी करके सबूर को देखा। नजरें उसकी भी स्क्रीन पर ही थी। जहांदार ने निगाह वापस टीवी की रोशन स्क्रीन पर मरकूज की। सामने स्क्रीन पर मौजूदा शख्स को देखकर यकदम सबूर का दिल डूबा। वो शख्स जो बार बार अपना चेहरा छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था, वो और कोई नहीं, उसका सगा माँ जाया, उसका भाई था। यहाँ बच्चों और औरतों की जिस्म फरोशी का कारोबार होता है, यही आपका बिजनेस है? जहांदाद ने चेहरा छुपाते शख्स से गरजती आवाज में पूछा। मुझे नहीं पता, आप इस कैमरे को हटाओ। वो शख्स अपना चेहरा छुपाए चिढ़ते हुए बोला था। आपको नहीं पता तो किसको पता है? सरबराह हैं आप यहाँ के, यहाँ पर होने वाले कामों की आपको खबर नहीं तो और किसको है? जहांदाद ने तमस्कुर से हंसकर गजबनाक होते हुए कहा, मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं पता, आप ये कैमरा बंद करें। वो अपना चेहरा छुपाता हुआ धाड़ा था। नाजरीन, ये शख्स गरीब बच्चों को यहाँ लाता है, उनका ब्रेन वॉश करता है, और जब बच्चे धीरे धीरे इनकी ब्रेन वॉशिंग में आ जाते हैं तो यहाँ इन बच्चों से पैसा कमाया जाता है। इनके साथ गलत इक़दामात कराए जाते हैं। लड़कियों को अगवा करके या उनके गैंग में मौजूद लड़के इन लड़कियों को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा कर लाते हैं। सिर्फ यहाँ बच्चों और औरतों की जिस्म फरोशी नहीं होती, बल्कि यहाँ पर हमें भारी मिकदार में नशावर दवाइयाँ भी मिली हैं, जिनसे ये बात साफ वाज़ेह हो जाती है कि ये लोग ड्रग्स भी स्मगल करते हैं। जहांदाद बुलंद आवाज़ में उस शख्स का हर काला राज अयां कर रहा था। यकदम उस शख्स ने सबको धक्का दिया और भागने लगा। जहांदाद भी यकदम उसके पीछे लपका। उसने न जाने कहाँ से गन बरामद की और जहांदाद के सीने पर वार किया। वो फरार होना चाहता था, पर फरार ना हो सका, बल्कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसको गिरफ्तार करने के बाद मालूम पड़ा कि इंशाल के कत्ल में भी सरासर उसका हाथ था। जो कहानी सामने थी वो हकीकत नहीं थी। इंशाल के सौतेले भाई और चचा को भी उसी शख्स ने पैसों के एवज लालच दिया था कि अगर वो उसे यहाँ लाने में कामयाब हो गए तो वो उन्हें 2 करोड़ रुपए देगा। हकीकत खुल गई थी। गुनहगार का चेहरा यहाँ हो चुका था। टेबल पर पड़ा रिमोट जहांदाद ने झुककर उठाया और टीवी बंद करके नजरें सबूर पर गाड़ी तो वो आंखों में ढेरों बेयकीनी लिए सदमे की कैफियत में बैठी रह गई।
फलक की आंखों से यकदम खामोश आंसू बहने लगे थे। जहांदाद समेत जाबिर, फलक, जरताशा की नज़रें भी उसकी सिमत गई थीं। सबूर का रंग यकदम पीला पड़ गया था। जहांदाद ने कुछ कहना चाहा पर चाह कर भी कुछ न कह पाया। कुछ देर बाद वो खुद ही कपकपाती आवाज़ में वह मुश्किल अपने खुश्क होते हलक से चंद अल्फाज अदा कर पाई। मेरे भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं? माना कि हम ज़्यादा वक्त साथ नहीं रहे, पर वो जब भी पास आई मिलने, हमेशा उनसे बाबा की खुशबू आई। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे भाई का ये रूप होगा। भाई तो बहनों की ताकत होते हैं। आज मेरी ताकत ख़त्म हो गई मेरे जिस्म से। मेरा भाई जो दूसरों की इज्जतों के साथ खेलता था, मैं हैरान हूँ उसकी बहन की इज्जत दूसरों के हाथों से महफूज कैसे रह गई। सिसकते हुए लहजे में कहती वो फूट फूट कर रो पड़ी थी। जरताशा और फलक ने भी उसे दुख से देखा था। जहांदाद उन्हें पहले ही सब कुछ बता चुका था, पर वो सबूर को अपने मुंह से बताने की हिम्मत नहीं कर पाया था। सबूर, तुम उसकी बहन होने के साथ साथ अपने वालिद की बेटी भी हो, और यकीन मानो तुम्हारे बाबा एक बेहतरीन इंसान थे। शायद मुस्तकीम हैदर की बहन के साथ कुछ बुरा हो जाता, पर जानती हो तुम्हें अल्लाह ने शुजा हैदर की बेटी पैदा किया था। शुजा हैदर की बेटी के साथ कैसे गलत हो सकता था कुछ भी? वो शख्स जिसने अपनी आखिरी सांसें भी मुल्क व कौम की बका की खातिर वार दी, उस शुजा हैदर की बेटी के साथ कैसे कुछ गलत हो सकता था? जहांदाद ने आगे होकर उसका हाथ थामा। जहांदाद के चेहरे पर हल्के से दर्द के असरात उभर कर मासूम हुए। आप मेरे बाबा को जानते हैं? उसने सांस रोके जहांदाद को तकते हुए कहा। हाँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। बल्कि वो तो वो अजीम हस्ती हैं जिन्होंने मुझे लोगों की खिदमत के लिए बाहर निकलने पर मजबूर किया। आज मैं जो कुछ भी हूँ, अपने वालिदैन की दुआओं और तुम्हारे वालिद से बेहद इंस्पायर होने की वजह से हूँ। उसने नर्म से लहजे में कहा। आपने उस दिन मुझसे पूछा था ना भाई के काम के बारे में, पर मैं सच कहती हूँ मुझे कोई इल्म नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। वो भीगे लहजे में बोली। बादामी आंचल सर पर टिका था, आंखें भीगी हुई सी थी, नाक रोने की वजह से हल्की सुर्ख थी। मैंने ऐसा कुछ कहा कि तुम्हें कुछ मालूम था? उसने संजीदगी से पूछा। नहीं। उसने सर को नफ़ी में जुम्बिश दी। फिर परेशान होना बंद कर दो। मैं जानता हूँ ये सब बर्दाश्त करना नामुमकिन सी बात है, पर वक्त हर जख्म का मरहम है। उसने मुस्कुराकर उसे हौसला दिया। जख्म तो फिर भी भर जाते हैं, पर नासूर हमेशा ताज़ा रहता है। बिखरे हुए लहजे में वो कहती जहांदाद का दिल जख्मी कर गई थी। छोड़ो ये सब सोचना, उठो चलो, शाबाश, बस करो अब। जहांदाद ने खुद भी उठते साथ ही उसके हाथ को थामते हुए उसे उठाया था। वो बेदिली से उसके साथ उठी थी। जाबिर भी खामोशी से वहाँ से उठ गया था। फलक और जरताशा वहाँ रह गई थी। फलक ने एक खामोश निगाह उस पर डालकर उसे देखा। वो जाबिर जिस सिमत गया था उस सिमत पर निगाह डाले बैठी थी। बहुत मोहब्बत करती हो ना उससे? फलक ने नरमी से पूछा। मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ। जरताशा ने खामोश निगाहें उसके चेहरे पर मरकूज की। मेरा ताल्लुक़ तुमसे बहुत मुख्तलिफ सा है, फलक ने सादा से अंदाज में कहा। तुम कहना क्या चाहती हो? बात मोहब्बत से आगे की है क्या? जरताशा का हलक ये बात कहते बाकायदा सूखा था। नहीं, मैं कहना चाहती हूँ कि मेरा और उसका रिश्ता इज्जत का है। उसने मुझे अपनी इज्जत बनाया है। उसने हमेशा मेरी बहुत इज्जत की है, पर अपनी इज्जत बनाकर उसने ये साबित कर दिया कि वो मेरी बेइंतहा इज्जत करता है। पर शायद मुझे इस इज्जत का एहसास दिलाने के चक्कर में वो किसी को बेइंतहा मोहब्बत का एहसास दिलाना भूल गया। उसने नर्म लहजे में कहते ताशा को देखा, जो उसकी आखिरी बात पर अपनी आंखों की नमी धकेल गई थी अंदर। मोहब्बत नहीं होती, वो हमेशा कहता था, और उसने साबित भी कर दिया कि मोहब्बत नहीं होती, और अगर होती भी है ना, तो वो जाबिर खान पर असर नहीं करती। उसका लहजा टूट फूट का शिकार था। उसके कहने से क्या फ़र्क पड़ता है? पता है इश्क और मोहब्बत की ख़ास बात क्या होती है? फलक ने उसे देखकर सवालिया अंदाज में अपने अल्फाज को अधूरा छोड़ा। क्या होती है? ताशा ने भी पूछ डाला। तुमने नहीं सुना पगली, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। उसने मुस्कुरा कर कहा। हाँ, खूब कहती हो तुम भी, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। हालांकि मैंने आज तक उसके अंदाज़ो अतवार में अपने लिए ना इश्क देखा है और ना मोहब्बत। वो तमस्कर से हंसकर कहती हुई उठी थी। मुझे दिख गया वो इश्क उसके हर अंदाज में तुम्हारे लिए। पर कहते हैं ना, दो मोहब्बत करने वालों को लगता है कि कोई उनकी मोहब्बत को देख नहीं सकता, पर दर हकीकत सारे जहान को खबर होती है उनकी मोहब्बत की। फलक पैर पर पैर डालकर मुस्कुराते लहजे में गोया हुई और अपना सर सोफे की पुश्त पर डालकर आंखें मूंद गई। जरताशा ने उसकी बात सुनकर सर हल्का सा मोड़ कर उसे देखा।
उसे आंखें मूंद कर मुस्कुराते देख उसे उसके सकून पर रश्क आया था। जाबिर अपने कमरे में आकर कदरे अंधेरे में कुर्सी पर बैठा था। उसकी सोचें भटक भटक कर माजी की तरफ जा रही थी। नज़रों के सामने उसका एक हसीन मंजर लहराया था। वो काफ़ी दिनों बाद कराची आया था, तब अपने कुछ दोस्तों से मिलने जा रहा था। वो नक्सक से तैयार, काली प्लेन शर्ट, ब्लू जीन्स पहने, बालों को अच्छे से सेट किए, वो बेहद दिलकश दिख रहा था। वो जीनों से फलांगता हुआ नीचे उतर रहा था कि पास बने कमरे से उससे भी ज्यादा जल्दी में निकलता वजूद उससे बुरी तरह टकराया था। उसके नाजुक हाथ यकदम जाबिर के सीने पर पड़े थे और जाबिर के हाथ सीधा उसके बाजुओं पर। जाबिर ने एक गहरी नज़र उस सहमे हुए वजूद पर डाली जो जामनी रंग का प्लेन लॉन्ग फ्रॉक पहने, जिसके गले पर हल्का हल्का नगों का काम था, बालों को कमर पर खुला छोड़े हुए थी, कानों में छोटे छोटे झुमके पहने वो बेहद हसीन लग रही थी। नज़रें जो दोनों की मिली तो दोनों दुनिया भूल बैठे। ना उन दोनों को अपना होश था और ना किसी और का। लम्हे बीतते गए और वो दोनों यूं ही एक दूसरे में गुम रहे कि यकदम हुरिया और जवेरिया के रोने की आवाज़ पर उसने उसके बाजू छोड़े और वो भी होश में आई और उससे दूर हुई। वो अपने दिल की बिगड़ती हालत संभाल कर अपनी जोन में आया। कहाँ जा रही हो चुड़ैल? जरताशा को सजा संवरा देखकर वो चिढ़ाते हुए बोला, अपनी सहेली की शादी पर। और तुम होगे चुड़ैल? उसने गुस्से से मुंह फुलाकर कहा। ओ, मेरे बेबी का मूड खराब हो गया। उसने उसके गाल खींचते हुए कहा। जाबिर, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, शर्म करो कुछ। उसने अपने सुर्ख गालों पर हाथ रखते तैश के आलम में कहा। तो क्या हुआ, रहोगी तो हमेशा मेरा बेबी ना? जाबिर ने उसके सर पर चपत रसीद करते हंस कर कहा। प्लीज़ जाबिर, ये ना कहा करो, तुम्हें नहीं पता ये किसको कहते हैं। उसने सुर्ख होते हुए चेहरे के साथ कहा। किसको कहते हैं? उसने उसका हाथ थामते उसे अपने साथ घसीटते हुए कहा। अब ये भी मैं बताऊं? उसने आंखें घुमाकर कहा। तुमने ही तो कहा कि मुझे नहीं पता, जाबिर संजीदगी से बोला और साथ ही जोरदार हाँक लगाकर भाभी को भी आवाज़ दी। भाभी, मैं जा रहा हूँ, ताशा को भी छोड़ दूंगा उसकी दोस्त की शादी के वेन्यू पर, उसने बुलंद आवाज़ में कहा। और वो दोनों घर से निकलकर पोर्च में आए जहाँ जाबिर की गाड़ी खड़ी थी, जो गैराज से जाबिर के आने के बाद निकलती थी। जाबिर ने फ्रंट सीट का पैसेंजर डोर खोलकर उसे बैठने का इशारा किया तो वो मुस्कुरा कर बैठी और फिर जाबिर घूमकर खुद ड्राइविंग सीट पर आन बैठा था। गाड़ी घर से निकालकर सड़क पर डालते उसने संजीदगी से उससे दोबारा वही सवाल पूछा था। हाँ, तो तुम क्या कह रही थी कि जो मुझे पता नहीं? उसने सरसरी से लहजे में मोड़ मुड़ते कहा। नहीं, कुछ नहीं। उसने अपना रुख बाहर के मंजर की तरफ किया। अच्छा, और तुम्हारी फ्रेंड की शादी का कौन सा फंक्शन है आज? जाबिर ने कार ड्राइव करते पूछा। बारात है। मेहंदी के फंक्शन में तो मैं जा नहीं सकी, कुछ तबीयत खराब थी, उसने मुंह फुलाकर कहा। ओहो, कोई बात नहीं, पर अब बारात तो अटेंड कर रही हो ना? उसने मुस्कुरा कर कहा। हाँ, पर तुम्हें पता है मेहंदी के फंक्शन में बहुत मज़ा आता है, और तुम्हें पता है मेरी फ्रेंड की लव मैरिज है। कितनी लकी है ना उसका हस्बैंड एक कितनी लकी है ना वो, उसका हस्बैंड उससे एकदम सच्चा वाला प्यार करता है। ताशा ने चहक कर कहा। रहने दो ताशा, मोहब्बत वहब्बत कुछ नहीं होती, बस दिल के बहलाने को एक लफ्ज़ है। जाबिर ने हंस कर कहा। क्यों नहीं होती? होती है मोहब्बत, तुम्हें क्या पता, उसने खफगी से कहा। तुम्हें बड़ा पता है ना, जैसे मोहब्बत नहीं सीधा इश्क खड़का बैठी हो तुम, जाबिर ने उसकी नकल उतारते हुए कहा। जरताशा ने यकदम उसकी तरफ देखकर नजरें चुराईं। वो चाहकर भी उसे ना कह पाई कि हाँ, उसे इश्क है, और वो भी तुमसे ही है। वेन्यू बताओ, जाबिर ने उसे कोई जवाब ना देते देखकर पूछा। उसने उसे वेन्यू का एड्रेस बताया और फिर बाकी का सफ़र खामोशी की नज़र हुआ। वो उसे वहाँ छोड़कर अपने दोस्तों के साथ चला गया था और वापसी में उसे साथ ही पिक करके घर वापस आना था।